तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की इजराइल हमास वॉर से जुड़ी हुई आ रही है। बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल हमास के बीच समझौता हो गया। बिल्कुल, और 50 इजरायली बंधकों को हमास रिहा करेगा, यह समझौता हो चुका है। हर दिन 10 बंधकों को हमास रिहा करेगा और इस बीच इजराइल भी 150 से 300 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि इस रिहाई के बीच युद्ध विराम की भी खबर है। इजरायली कैबिनेट ने युद्ध विराम के फैसले को मंजूरी दे दी, यानी बंधकों की अदला बदली के दौरान न इजराइल रॉकेट से अटैक करेगा न ही ड्रोन अटैक किए जाएंगे। हमास ने समझौते का स्वागत किया। 150 से 300 फिलिस्तीनी की भी रिहाई की जानकारी 7 अक्टूबर को रॉकेट अटैक्स के बाद हमास ने करीब 250 इजराइल के नागरिकों को अगवा किया था और उनको अब रिलीज करने के लिए जो पहला कदम है वो सामने आता हुआ। तो कई बार इसको लेकर पहले भी बातचीत हो चुकी है और इजराइल हमास के बीच ये समझौता हुआ है, जो कि एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनके अपने बंधक बने हुए थे, जिनके अपने हमास के कब्जे में थे। आपको ये भी बता दें कि लगातार देखिए 47 दिन से जंग जारी है और इस पूरे मामले को लेकर दूसरे जो देश हैं वो भी मध्यस्थता की बातें लगातार कर रहे थे और अब समझौता हो चुका है। जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उसने इस समझौते को मंजूरी दे दी है कि जो इजराइल है वो 150 से 300 फिलिस्तीनी को रिहा करेगा, तो वहीं हमास, हालांकि अभी हमास के पास ऐसी जानकारी मिल रही है कि 250 के करीब इजराइल नागरिक बंधक बने हुए हैं। हालांकि हमास की तरफ से 50 नागरिकों को रिहा किया जाएगा इजराइल के, ये जानकारी मिल रही है। और इस बीच 4 से 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जब संघर्ष विराम रहेगा। हालांकि उसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं हमास इजराइल की तरफ से, इस पर सभी की निगाहें होंगी। तो इजराइल हमास के बीच पिछले 47 दिन से जंग जारी और आखिरकार सहमति बन पाई है जब बंधकों की रिहाई होगी और सीज़फायर होगा। और हमारे साथ दीपक फोड़ा है, पूर्व राजनायक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता है प्रणय उपाध्याय, साथ ही साथ विशाल पांडे हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले दीपक फोड़ा सर, जिस तरीके से 46 दिन का लंबा संघर्ष रहा, कई दौर की वार्ता भी विफल साबित हुई है, आखिरकार आम सहमति बन पाई है और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? यानी एक इजरायली के बदले 3 से 4 फिलिस्तीनी फ्री किए जाएंगे। आभारी हूँ मैम। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होता है, मेरा दिन अच्छा शुरू होता है। फिर आपके कॉलीग्स हैं, प्रणय साहब हैं, आप दोनों हैं, यू आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, थैंक यू। मुझे इस एरिया में बहुत साल हो गए, बहुत साल मैंने यहाँ काम किया, तो आप मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं कहूँगा कि मेरे ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट कॉशियस ऑप्टिमिज्म। इसमें 2-3 चीजें हैं मैम। हमें सिखाया जाता है, एक तो नोन नोन्स होते हैं, फिर एक नोन अननोन्स होते हैं। अब इजराइल ने, हमास ने कहा है कि मैं 50 बंधकों को, हॉस्टेजेस को छोड़ दूंगा। बाकी कहाँ गए? अमृतसर में छोले खाने? उनको क्यों नहीं आप छोड़ रहे? किस प्रकार की सौदेबाजी हो रही है? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। कि हम इतने छोड़ेंगे फिर आप इतने छोड़िए, हम इतने छोड़ेंगे फिर आप इतने छोड़िए। ये पीस डील वो नहीं है जिसे हम अक्रॉस द बोर्ड पीस, एंड दिस इज नॉट अ पीस डील, ये तो सिंपली एक ट्रूस है। और जबकि इजराइल ने ये भी साफ कह दिया कि जैसे ये ट्रूस खत्म होती है 4 दिन की, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे हमास को मिटाने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट इस समय डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर है। अब आप ये भी जानते हैं कि 4 अरब फॉरेन मिनिस्टर्स और ये OIC के सेक्रेटरी जनरल चाइना पहुंच गए और वहां चाइना बोला हाँ देखो मैं चाइना हूं, आप सब पहले मेरे पास आए, उसके बाद बाकी P5 कैपिटल्स में जाएंगे। तो ये सब जो है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है कि जाइए एक नई UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हो जिसमें सीज फायर की बात की जाए, टेम्पररी ट्रूस की नहीं। फिर अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, उसमें सिरिल रामाफोसा जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने इसे कन्वीन किया, तो वो बड़ी अच्छी पोजीशन लेते हैं, न्यूट्रल। इसकी भी गलती है, उसकी भी गलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज में तो माहिर है, कोई मुझे झापड़ मारे मैं झापड़ वापस मारता, कहता दोनों की गलती है। ये बेकार की चीजें हैं कहने की। और व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है कि सारी गलती अमेरिका की है क्योंकि अमेरिका अकेला मध्यस्थता करना चाहता है। ईरान ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ा सांप तो वो है ना मैम। और हूथियों ने एक जहाज को भी बंदी बना लिया है और कह रहे हैं हम और जहाजों को उठाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ये पीस डील, इसके हस्ताक्षर हो जाएंगे, सूखेगी नहीं और फिर से समस्या शुरू हो जाएगी। आई एम सॉरी, मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अच्छी चीज है दीपक जी, आप सही कह रहे हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। प्रणय, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आगे क्या होगा। बहुत सारी आशंकाएं ऐसी हैं कि जैसे ही डील होती है और उसके बाद से वही तस्वीरें फिर हमें नजर आएंगी। लेकिन वाकई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल का ये समझौता करना, आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, इजराइल के ऊपर कई तरफ से दबाव था और अगर आप देखें उसके अंदर अंदरूनी जो दबाव है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इजराइल की जनता लगातार इस चीज की मांग कर रही थी कि बंधकों की रिहाई किसी भी कीमत के ऊपर की जाए और इजराइल का इतिहास रहा है, इजराइल इससे पहले भी बंधकों के बदले में जो कैदी हैं, फिलिस्तीनी कैदी हैं, उनको छोड़ता रहा है और इसीलिए यह माना जा रहा था कि 45 दिन बाद, 46 दिन बाद जिस तरीके से दबाव बन रहा था उसके मद्देनजर इंटरनेशनल प्रेशर भी था इजराइल के ऊपर इस चीज को लेकर कि गाजा के अंदर राहत सामग्री पहुंचाई जाए। और आप देखें जो डिटेल सामने आ रहे हैं इस डील के, 6 घंटे तक बैठक चली है इजरायली कैबिनेट की और उसके अंदर 35 के बदले 3, और जो 3 लोग विरोध करने वाले हैं वो कौन लोग हैं उसके अंदर जो है यार गैविर जो कि कहा जा सकता है कि इसके जो अपोजिशन के लीडर हैं वो इसके अंदर थे जिन्हें वॉर कैबिनेट में शामिल किया गया था, उन्होंने इसके विपक्ष में वोट डाला है। लेकिन फिर भी इजराइल की जनता का यह दबाव था जिसके मद्देनजर इजराइल को यह फैसला लेना पड़ा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था क्योंकि गाजा के अंदर राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जो डॉक्टर्स हैं वो विजिट कर पाएंगे गाजा के अंदर। इसके साथ ही हर दिन करीब करीब 10 से 20 जो ट्रक्स हैं वो राहत सामग्री के वो गाजा के अंदर पहुंच पाएंगे और इजराइल के ऊपर इस चीज का भी दबाव था। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी एक रास्ता निकाला गया है। लेकिन क्या अगर सवाल ये पूछा जाए कि क्या इससे ये संघर्ष विराम स्थायी हो जाएगा, क्या ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कहना कुछ भी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि इजराइल दो तरफा दबाव के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि जो स्टैंड वो ले चुका है कि वो हमास को खत्म करने के बाद ही संघर्ष पर विराम करेगा या इस संघर्ष को खत्म करेगा। तो ऐसे में जो कहा गया है इजराइल की कैबिनेट की तरफ से कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द गोल हैज बीन अचीव्ड, यानी जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था इस ऑपरेशन के लिए उसका पहला चरण पूरा हुआ है, उसके बाद ही इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन इसका आखिरी चरण क्या है, क्या डी हमासाइजेशन ऑफ गाजा उसको अचीव किया जा सकता है, इस पर अभी गंभीर सवालिया निशान है क्योंकि ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन ये संघर्ष विराम एक दरवाजा जरूर खोलता है खासतौर पर इस तनाव को कुछ कम करने के लिए। बिल्कुल, ये संघर्ष विराम अगला दरवाजा इस पूरे संघर्ष को कम करने के लिए खोलता जरूर है, लेकिन चीजें आने वाले वक्त में कैसी होंगी इस पर सभी की निगाहें हैं। विशाल, आप ग्राउंड पर मौजूद रहे थे, इस पूरी वॉर को आपने बड़ी डिटेल के साथ, पूरे संघर्ष के साथ और बड़े जटिल हालात में कवर किया है। अब चूंकि एक निर्णायक फैसला आ चुका है, लेकिन 240 से ज्यादा जो हॉस्टेजेस हैं उसमें से 50 को फिलहाल फ्री करना टेम्परेरी हम कह सकते हैं। संघर्ष विराम को लेकर भी टेम्परेरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कोई आपको क्या लगता है कि इसका दूरगामी असर क्या होगा? दूसरी बात कि बाकी हॉस्टेजेस कब तक रिहा होंगे, इस पर भी संघर्ष लगातार जारी है, अटकलें भी जारी हैं, स्पेकुलेशंस। बिल्कुल, देखिए क्योंकि युद्ध के 45 दिन बीत चुके और इस 45 दिन के बाद भी इजराइल अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि वो ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा, बंधकों को छुड़ाएगा। ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च भी हो गया, लेकिन अभी तक इजराइल को बंधकों की स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाया, वो कहां पर है, किस हालात में है। और इसमें कतर और मिस्र दो ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पूरे डील में मध्यस्थता की है और अब ये तय हुआ है कि आने वाले 4 दिनों तक इजराइल यहाँ पर युद्ध विराम कर सकता है, लेकिन यह अस्थायी युद्ध विराम होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ किया है कि यह युद्ध जारी रहेगा और वो हमास का अंत करेंगे। लेकिन इजराइल की जनता का बहुत ज्यादा दबाव इजराइल की सरकार पर है, क्योंकि 240 की संख्या में बंधक हैं जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं। वो 45 दिनों तक अपने घर से बाहर हैं। वो किस हालात में हैं ये उनके परिवार के लोगों को नहीं पता। इसलिए कहा जा सकता है कि इजराइल की सरकार ने यह फैसला दबाव में लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी थोड़ी देर पहले बयान जारी कर यह कहा गया है कि 150 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल रिहा करेगा। यानी आप देखिए 50 वो बंधकों को रिहा कर रहा है हमास, तो 150 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल रिहा करेगा, यानी एक के बदले 3 जैसी स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा प्रणय जी ने कहा, दीपक जी ने कहा, इसका अंत क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि हमास का अंत करना इजराइल ऐलान कर चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में, दबाव की स्थिति में आकर अब वो बंधकों की रिहाई और कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। तो देखना यही होगा कि ये अभी और कितना लंबा चलता है। लेकिन फिलहाल गाजा पट्टी के अंदर इजराइल की सेना घुसी हुई है, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि आखिरकार ये 240 बंधक कहां पर रखे गए हैं। ठीक विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक बोहरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, डील के बाद ऐसा लग रहा है कि हमास एक बार फिर से डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। हमास ऐसा लगता है कि पहले कई जो नियम है उनका उल्लंघन पहले ही कर चुका है और अब समझौते में भी काफी डोमिनेटिंग बिहेवियर हमास का। शायद अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा नहीं विचार कि हमास डोमिनेट कर रहा है। हमास की अब वो ताकत नहीं है। इजराइल ने क्या कहा था कि हमास को मिटाना है उत्तरी गाजा, नॉर्दर्न गाजा,
जो मेरे वहां पे दोस्त हैं इजराइल में, जो उन्होंने खबर भेजी है मुझे, व्हाट्सएप पे हम बातचीत करते रहते हैं कि अब वहां कोई रह नहीं सकता। सारी बिल्डिंगें तोड़ दी हैं, बिजली नष्ट कर दी है, पानी के पाइप सब खत्म हो गया नॉर्दर्न गाजा में। अब बचता है सदर्न गाजा, जहां पे इस समय एक्शन चल रहा है, और उन्होंने, इजराइल ने पैलेस्टीनियन से कहा था आप सदर्न गाजा में आ जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि हमास किसी पोजीशन में है कुछ करने के लिए। ये डील जो बनाई गई, कतार का तो नाम लिया जाता है क्योंकि हमास के 2-4 जो हैं लीडर्स वहां बैठे हुए हैं 5 स्टार होटल्स में और ऐश करते हैं। ये कतार के पास ये दम नहीं है कुछ करने के लिए। अगर मीडिएशन हुई है, ये मेरा मानना है कि पुतिन साहब शायद सच कह रहे हैं कि अमेरिका ने किया, क्योंकि अमेरिकन एसेट्स भी वहां पर अंडर प्रेशर थे, उन पर अटैक किए गए। ड्रोन के अटैक सीरिया में होते हैं, इराक में होते हैं, यहाँ वहां होते हैं, ये सब ईरान के बनाए हुए। मेन रीजन हम तब समझ पाएंगे कि इसकी क्या चांसेस ऑफ सक्सेस है अगर ईरान अपना रवैया बदलता है। वो नहीं बदलने वाला। बिल्कुल दीपक वोरा बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास एक खास रिपोर्ट दर्शकों को दिखाएंगे। साथ ही साथ प्रणय उपाध्याय हमारे साथ लगातार लाइव है न्यूज रूम से, और साथ ही साथ विशाल पांडे। बहरहाल एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजरायल और हमास वॉर के बीच एक बड़ी खबर जो सामने आई है। इजरायल के साथ सीजफायर समझौते के तहत हमास 50 बंधकों को रिहा करने जा रहा है। इस खबर पर ही हम लगातार बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इजरायली कैबिनेट ने समझौते को मंजूरी दे दी है। समझौते के तहत नेतन्याहू 150 से 300 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल हमास जंग से बड़ी खबर। छियालीस दिन बाद गाजा में सीज फायर। पचास बंधकों की रिहाई पर बन गई बात। गाजा की धरती पर पिछले 1.5 महीने से जारी जंग के बीच पहली बार अच्छी खबर आई है। इजराइल और हमास में बम गोलों की बरसात के बाद अब शांति के बादल छाने के आसार दिख रहे हैं। खबरों की माने तो इजराइल और हमास में ताबड़तोड़ हमलों के बाद आखिरकार दोनों शांति समझौते के लिए राजी हो गए हैं। इस समझौते के तहत रोज 10 बंधकों की रिहाई की जाएगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले बंदियों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। साथ ही दोनों कैदियों की अदला बदली भी कर सकते हैं। तय समझौते के मुताबिक इजराइल 4 दिनों तक गाजा में युद्ध विराम करेगा और रोजाना 6 घंटे के लिए ड्रोन उड़ानों को रोकेगा। अब इस समझौते को इजरायली कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसे 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल में इस समझौते के लिए कतर ने मध्यस्थता की थी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इजराइल हमास समझौते की पुष्टि की है। We're now very close. We could bring some of these hostages home very soon. Things are looking good at the moment. इसके लिए नेतन्याहू सरकार ने कैबिनेट की विशेष बैठक भी बुलाई, जिसमें इजराइल ने औपचारिक रूप से हमास के साथ समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समझौते के मुताबिक इजराइल के 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन कोई भी सैन्य कर्मी रिहा नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों में कैदियों की अदला बदली कई दिनों तक चलेगी। हमास हर दिन 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल रोजाना 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। कुल मिलाकर 150 से 300 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जब इजराइल पर हमला किया था तो करीब 240 लोगों का अपहरण कर लिया था। बंधकों में 40 बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। पिछले 45 दिनों में हमास के कब्जे में रहते हुए बंधकों की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिसमें उनकी हालत देखकर पूरी दुनिया टेंशन में थी। मगर अब उम्मीद है कि इन बंधकों के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। हालांकि समझौते के ऐलान से ठीक पहले तक हमास और इजरायली फौज के बीच खूनी संघर्ष जारी है। हमास की तरफ से जो नए वीडियो जारी किए गए हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे इजरायली सैनिकों पर किस तरह से टारगेट कर रहे हैं।
गाजा पट्टी के इलाके में हमास के हमले जारी हैं, तो लेबनान बॉर्डर पर डटे इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह के आतंकी भी ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सीज फायर समझौते पर बात बनने के बाद आने वाले कुछ दिन गाजा और लेबनान बॉर्डर पर शांति भरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, थोड़ी राहत की खबर जरूर ये है कि जो नागरिक इस वक्त बंधक बने हुए हैं वो रिहा होंगे, उनके लिए काफी राहत भरी ये खबर है। प्रणय, जैसा कि दीपक वोरा जी भी कह रहे थे कि दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस या फिर कहें उनका इम्पैक्ट, क्या इस बात को भी आप मानते हैं? हालांकि ईरान बहुत खुलकर या कुछ अभी तक उसने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट उसका, या फिर कतर या फिर अमेरिका का। देखिए, ईरान इसके अंदर एक बाहरी कारक के तौर पर, एक फैक्टर के तौर पर जरूर मौजूद है, लेकिन इसमें आप देखें कि जो हमास का नेतृत्व है, इस्माइल हानिया की अगर बात की जाए तो वो कतर के अंदर मौजूद है, और कतर जो है एक तरीके से इसमें डील मेकर है। कतर की भूमिका महत्वपूर्ण है, साथ ही अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। जो जानकारी मिल रही है अभी उसके मुताबिक हमास की तरफ से जो थाई नागरिक हैं, थाईलैंड के कई नागरिक जिन्हें किबुत्ज जो वहां पर काम कर रहे थे, उन किबुत्ज से उन्हें अगवा किया गया था, उन्हें भी वो यूनिलैटरली रिहा कर रहा है। एक तरीके से एक इमेज मेकिंग की कोशिश हमास की तरफ से भी की जा रही है इस पूरे तनाव के अंदर। लेकिन आप देखें, जो डील हुई है उस डील के मुताबिक जो तमाम 50 नागरिक हैं उन्हें एक साथ नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि चरणों में छोड़ा जाएगा। उन चरणों के अंदर अगर बात की जाए तो उसमें कई महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि करीब 40 बच्चे और इसके साथ ही जो 30 महिलाएं हैं, वो खासतौर पर जो माएं और बच्चे हैं, यानी महिलाएं और बच्चे हैं, उनको रिहा किया जाएगा, उनकी प्राथमिकता होगी। लेकिन सबको जो है एक साथ नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर ये जो सीज फायर है ये 4 दिन के लिए, अगले 4 दिन के लिए और एक्सटेंड होता है तो इसके अंदर 30 लोगों को और छोड़ा जा सकता है। यानी करीब टोटल जो एग्रीमेंट है वो अगर चरणों में पूरी तरह से लागू होता है और इजराइल भी उसको एडेयर करता है, यानी उसे पूरी तरीके से उसका पालन करता है, तो करीब 80 नागरिकों की रिहाई हो सकती है। 200 से ज्यादा का यह आंकड़ा था। चरणों के अंदर कुछ नागरिकों को छोड़ा जरूर गया है, जिसके अंदर कुछ फ्रेंच नागरिक भी शामिल थे, कुछ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल थे उसके अंदर। लेकिन अभी सभी की एक साथ रिहाई नहीं हुई है, और ऐसे में यही बड़ा वाजिब आपने ये बिंदु उठाया है, और निश्चित तौर पर इंतजार भी इस बात का है कि जो 96 घंटे का ये पूरा युद्ध विराम होगा, उसमें अलग अलग चरणों में इन होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल जस का तस यही कायम है कि वो घड़ी कब आएगी, विशाल पांडे, जब बाकी के होस्टेजेस फ्री हो पाएंगे। और जिस तरीके से हम प्रेशर टैक्टिक्स का नतीजा देख पा रहे हैं कि आखिरकार इजराइल ने कैबिनेट की मीट को बुलवाया, आखिरकार इस पूरी सहमति को हम देख पा रहे हैं। अब बाकी होस्टेजेस को कब तक फ्री किया जा सकेगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पर मध्यस्थता शुरू हो चुकी है, बातचीत चल रही है, कतर इसमें शामिल है, मिस्र इसमें शामिल दिखाई दे रहा है, और जैसा दीपक जी ने कहा, अमेरिका ज़रूर इसमें शामिल होगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा रखना चाहता है, अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, और जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार मिडिल ईस्ट के देशों के दौरे पर गए, इजराइल के दौरे पर गए, तो ये कहा जा सकता है कि बंधकों की रिहाई में अमेरिका की भूमिका अहम हो सकती है। लेकिन 240 की संख्या में ये बंधक है, और अभी मात्र 50 बंधकों को छोड़े जाने पर सहमति बनी है, और वो भी तब जब फिलिस्तीनी जो कैदी इजराइल की कैद में है उनको छोड़ा जाएगा, और साथ ही 4 दिनों के लिए जब युद्ध विराम होगा। दबाव बहुत ज्यादा है इजराइल के ऊपर अपने नागरिकों को वापस लाने का, और इस दबाव का ही नतीजा है कि इस मध्यस्थता के लिए इजराइल को बातचीत करनी पड़ी। आप बने रहिए विशाल हमारे साथ, लगातार दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, आखिरी कमेंट लूंगी मैं आपसे। पेसिमिस्टिक से हटकर अगर हम ऑप्टिमिस्टिक इसका कोई हल देखें कि कुछ अच्छा मिलेगा आगे, तो क्या लगता है आपको? मुझे 50 साल हो गए हैं कूटनीति में, और खासतौर मिडिल ईस्ट में काफी साल बाहर रहा हूं। आपको ये बता सकता हूं कि माय ऑप्टिमिज्म इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिज्म। मैं उम्मीद करता हूं, दिल कहता है कि ये कामयाब हो, मन कहता है अभी बहुत सी चैलेंजेस, बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। बिल्कुल, दीपक वोरा जी, प्रणय उपाध्याय, विशाल पांडे, आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।